स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास में फिर से आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे टॉपिक रिलेटेड विद 10th क्लास। आज का जो टॉपिक रहेगा वो 10th क्लास से रिलेटेड रहेगा और हम 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर से बात करने वाले हैं कि 10th क्लास में केमिस्ट्री का कितना पार्ट है और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, उस पर हम फोकस करने वाले हैं। लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट चैप्टर। क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से रिलेटेड कि केमिकल रिएक्शन क्या है और इक्वेशन क्या है। इन जनरल केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि एनी मटेरियल चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मटेरियल यूनिवर्स के अंदर जितने भी हैं, लिविंग और नॉन लिविंग, और उनके अंदर अप टू रेस्पेक्ट टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में या समय के अनुसार बदलाव आता है। और वो जो बदलाव होता है, वो जो चेंज होता है, हम जानते हैं वो दो तरह का होता है, केमिकल और फिजिकल। और इन दोनों चेंजेस के बारे में प्रीवियस क्लासेज में 6, 7, 8, 9 में हमने पढ़ा है कि फिजिकल चेंज टेम्परेरी होता है और केमिकल चेंज परमानेंट होता है। अब उसी चेंजेस के आधार पे कि एनी मटेरियल चेंज केमिकल, कोई मटेरियल है और उसमें केमिकल चेंज आ जाता है तो उसको हम इन जनरल केमिकल रिएक्शन बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल, क्या कहा मैंने, केमिकल चेंज इन एनी सब्सटेंस is known as chemical reaction। इन जनरल हम कह सकते हैं कि किसी भी मटेरियल में अगर केमिकल चेंज आ जाता है तो वहां पे एक रिएक्शन होगा और उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन कहेंगे। अब हम इस बात को समझ लेते हैं। हमारे दैनिक जीवन के कुछ उदाहरण हैं, कुछ एग्जाम्पल हैं जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मिल्क चेंज इनटू कर्ड। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जब घर में दूध से दही बनाया जाता है तो उसके अंदर बायोलॉजिकल सिस्टम काम करता है, उसके अंदर बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, उसके अंदर बायोलॉजिकल फंक्शन करते हैं और उन बायोलॉजिकल फंक्शन की हेल्प से उसमें चेंज आता है। कैसा चेंज आता है, केमिकल चेंज। और वहां पे उस केमिकल चेंज की वजह से केमिकल रिएक्शन होता है। तो हमने देखा कि मिल्क चेंज इनटू कर्ड। तो स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी सुना है कि दही से दूध बनाया जाता है? ना। क्या किया जाता है, दूध से दही बना सकते हैं हम, और दही को वापिस हम दूध में कन्वर्ट नहीं कर सकते। मीन्स कर्ड डू नॉट चेंज इनटू मिल्क। तो परमानेंट चेंज हमें दिखाई दे रहा है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ जिसकी वजह से हमारा मिल्क किस में कन्वर्ट हो गया, कर्ड में कन्वर्ट हो रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल में लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, राइपनिंग फ्रूट। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, फलों का पकना। जब फल पक के तैयार होता है, राइपनिंग फ्रूट, तो वहां पे भी कैसा चेंज आता है, केमिकल चेंज, और उस चेंज की वजह से रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन। थर्ड एग्जाम्पल है कुकिंग फूड। भोजन को हमें पकाकर तैयार करना है तो वहां पे भी केमिकल चेंज होगा और वहां पे केमिकल चेंज की वजह से जो रिएक्शन आएगा उसको हम क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन कहेंगे। तो इन जनरल हमें लगभग बात समझ में आ गई होगी अच्छे से कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, कि किसी भी मटेरियल में अगर केमिकल चेंज आता है तो इन जनरल उसको हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। डेली लाइफ के एग्जांपल से इसको अच्छे से हम समझ सकते हैं। मिल्क चेंज इनटू कर्ड हमारे पास एक एग्जांपल है,
राइपनिंग फ्रूट हमारे पास एक एग्जाम्पल है, कुकिंग फूड हमारे पास एक एग्जाम्पल, और इस प्रकार के बहुत से एग्जाम्पल हमारे आसपास हैं जिनको देख करके हम कह सकते हैं कि यहाँ पे केमिकल चेंज है और उस केमिकल चेंज की वजह से यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसे वन मोर एग्जाम्पल, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन के सरफेस पे एयर और मॉइस्चर रिएक्ट करता है और उसकी वजह से उस आयरन सरफेस में चेंज आ जाता है। चेंज क्या आता है कि वो रस्ट होना स्टार्ट हो जाता है, उसके ऊपर रस्टिंग आ जाती है, तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन का एक एग्जांपल है। तो देखा, इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार मटेरियल के अंदर केमिकल चेंज की वजह से केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर मैं इसी केमिकल रिएक्शन को सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दें, केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन है और रिप्रेजेंट इन सिंबॉलिक फॉर्म, रिप्रेजेंट इन सिंबॉलिक फॉर्म। अगर मैं इसी केमिकल रिएक्शन को सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दूं, इज नोन एज केमिकल इक्वेशन, उसको हम क्या कहेंगे, केमिकल इक्वेशन कहेंगे। क्योंकि जब भी हम केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं तो वहां पे केमिकल स्पीशीज रिएक्ट करते हैं और उन केमिकल स्पीशीज को हम सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर उसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लेते हैं तो वो फिर क्या हो जाती है, केमिकल इक्वेशन। उसको हम क्या कहेंगे, केमिकल इक्वेशन कहेंगे। अब बात आती है कि सिंबॉलिक फॉर्म कैसे हो सकती है। थ्योरेटिकली तो हमने पढ़ा कि अगर मैं केमिकल रिएक्शंस को सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दूं तो उसको हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो ये किस प्रकार की फॉर्म हो सकती है, इसको भी हम अच्छे से देख लेते हैं। जनरल एग्जांपल है डाई हाइड्रोजन सिंबल H2 रिएक्ट विद डाई ऑक्सीजन सिंबल O2, इट कैन फॉर्म वाटर। बैलेंस कर लेंगे 2 और 2। इस बात पे हम फोकस करने वाले हैं इसी लेक्चर में थोड़ी देर बाद कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है। अब हमें सिर्फ इतना पता करना है कि केमिकल रिएक्शन की सिंबॉलिक फॉर्म कैसे होती है। डाई हाइड्रोजन रिएक्ट विद डाई ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, डाई हाइड्रोजन का सिंबल H2, डाई ऑक्सीजन का सिंबल O2 और बन गया क्या, वाटर। और इसके बारे में हमने 9th क्लास में खूब अच्छे से पढ़ा है, और अगर नहीं पढ़ा है तो एक बार फिर से हम इसी लेक्चर में रिपीट करने वाले हैं, तो उसके ऊपर बहुत अच्छे से आपको फोकस करना है। और 9th क्लास में जो पढ़ा वो आपको रिपीट भी करना है, वो बहुत काम में आने वाला है हमारे। तो अब ये सिंबॉलिक फॉर्म है, जैसे डाई हाइड्रोजन रिएक्ट विद क्लोरीन, इट कैन फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 2HCl हाइड्रोजन क्लोराइड बना दिया, तो ये भी एक इसकी सिंबॉलिक फॉर्म है। तो पता लग गया होगा कि ये सब इसके क्या है, सिंबॉलिक फॉर्म। केमिकल रिएक्शंस की सिंबॉलिक फॉर्म हमें दिखाई दे रही है। अब हमें इन जनरल केमिकल रिएक्शंस को शॉर्टली क्या कह सकते हैं। केमिकल रिएक्शन कंसिस्ट 2 पार्ट। केमिकल रिएक्शंस के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है रिएक्टेंट, एक होता है प्रोडक्ट। एक क्या होगा, रिएक्टेंट, और दूसरा क्या होगा, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या है, रिएक्टिंग स्पीशीज, reacting species in any chemical reaction is known as reactant। स्टूडेंट्स, बाहर से बाइक वगैरह आता जाता रहता है तो थोड़ा सा साउंड में प्रॉब्लम आता है, इस बात के लिए खेद है। बाहर से जाने वाले को थोड़े ना रोक सकते हैं। तो प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के द्वारा जो नया सब्सटेंस बनता है उसे कहेंगे प्रोडक्ट, और जो रिएक्ट करेंगे उसे कहेंगे रिएक्टेंट, और दोनों से मिलकर क्या बन जाएगी, केमिकल रिएक्शन। अब बात करते हैं, अगर हमें केमिकल रिएक्शंस के अंदर रिएक्टेंट 2 हैं
और उनको सेपरेट करना है तो प्लस सिंबल, जैसे ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था, दो रिएक्टेंट थे, एक रिएक्टेंट डाई हाइड्रोजन है, दूसरा रिएक्टेंट डाई ऑक्सीजन है, तो इन दोनों को हमने सेपरेट किया प्लस सिंबल से, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को हम सेपरेट करेंगे एरो सिंबल से। ध्यान रखना है कि दो रिएक्टेंट्स को सेपरेट करने के लिए प्लस और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को सेपरेट करने के लिए एरो सिंबल का हम यूज करेंगे। तो ये प्रोडक्ट है और ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट है। कई बार क्या होता है कि किसी रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट मोर देन वन आ जाता है, जैसे मैंने लिखा कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया तो इसकी वजह से बन गया CaO प्लस CO2। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया और इसके गर्म करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आ जाता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ दो प्रोडक्ट हैं, तो ध्यान रखना है कि केमिकल रिएक्शंस में दो प्रोडक्ट आएंगे तो दोनों अलग अलग लिखे जाएंगे, उनको सेपरेट करने के लिए प्लस सिंबल का यूज करेंगे। इसी प्रकार रिएक्टेंट में दो रिएक्टेंट्स को सेपरेट करने के लिए प्लस सिंबल का यूज करेंगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को सेपरेट करने के लिए एरो सिंबल का हम यूज करेंगे। तो ये कुछ जनरल बातें थी केमिकल रिएक्शंस के बारे में कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन के दो पार्ट होते हैं, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, इक्वेशन क्या होती है, तो उसके ऊपर हमने फोकस किया। कुछ डेली लाइफ के एग्जांपल भी हमने पढ़े। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं सुविधा के लिए थे, फिर से हम बात करने वाले हैं। तो हम कहाँ पे थे, केमिकल रिएक्शंस के बारे में हमने इन जनरल क्या होता है वो पढ़ लिया है। अब हम फोकस करने वाले हैं कुछ सिंबल्स के, जिन सिंबल्स की हेल्प से हम केमिकल रिएक्शंस की फॉर्मेशन करेंगे। 9th क्लास में हमने इसके बारे में पढ़ा था, अब एक बार फिर से इसको हम रिपीट कर लेते हैं ताकि हमें कोई प्रॉब्लम न रहे। तो ये कुछ सिंबल्स आपको सीखने हैं। फर्स्ट मैंने लिखा हाइड्रोजन, और इसका सिंबल है हाइड्रोजन का H, एटॉमिक नंबर है 1, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 है, और इसका वैलेंसी भी 1 रहेगा। क्या क्या लिखा हमने, ये सिंबल, सॉरी ये नेम, ये सिंबल, यहाँ है एटॉमिक नंबर, ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ये है वैलेंसी। इस वैलेंसी को ध्यान में रखना है। क्या क्या किया, नेम, सिंबल, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंसी, इस पे हमने फोकस किया। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा हाइड्रोजन के बाद हीलियम, He2, वैलेंसी रहेगा 0। वैलेंसी क्या है इस पे भी हम बात करेंगे, पहले हम इन सिंबल्स को सीख लेते हैं। लिथियम Li3 2,1 1, लिथियम के बाद बेरिलियम Be4 2,2 2, बेरिलियम के बाद हमारा आता है बोरॉन B5 2,3 3। बोरॉन के बाद हम बात करते हैं
नंबर 6 कार्बन C6 2,4 कार्बन के बाद हम बात करेंगे नाइट्रोजन N7 2,5 3 8 ऑक्सीजन O8 2,6 2 नंबर 9 पे आता है फ्लोरीन सिंबल रहेगा F9 2,7 1 फ्लोरीन के बाद हमारा नंबर आता है नियोन Ne10 2,8 0 फिर आता है हमारा सोडियम Na11 2,8 1 1 फिर आता है हमारा मैग्नीशियम Mg12 2,8 2 2 फिर आता है हमारा एल्यूमिनियम Al13 2,8 3 3 एल्यूमिनियम के बाद हमारा आता है सिलिकॉन Si14 2,8 4 4 सिलिकॉन के बाद हमारे पास आएगा फॉस्फोरस P15 2,8 5 वैलेंसी 3 and 5 एक्सेप्शन है 2 टाइप वैलेंसी है 3 and 5 इसका रीजन भी है कि इसकी दो तरह की वैलेंसी किस प्रकार शो हो रही है 3 और 5 तो 10th लेवल पे हम इस पे नहीं पढ़ने वाले यहाँ पे सिर्फ ध्यान रखना है कि इसकी वैलेंसी 3 और 5 क्यों होती है कभी आगे किसी क्लास में समय आएगा समय आने पर हम इस पे बात भी करेंगे फिर आता है सल्फर S16 2,8 6 2 17 क्लोरीन Cl17 2,8 7 1 फिर हमारा आता है आर्गन Ar18 2,8 0 नंबर 19 पे हमारे पास आता है पोटेशियम K19 2,8 1 वैलेंसी 1 एंड फिर हमारे पास आता है कैल्शियम Ca20 2,8 2 2 तो हमने देखा कि हमारा जो वैलेंसी है वो रिपीट भी हो रहा है अब हमने 20 बेसिक एलिमेंट ध्यान रखने हैं अप टू 9th क्लास हाइड्रोजन 2 कैल्शियम सम एक्स्ट्रा एलिमेंट we know only symbol and valency up to 10th class some extra element with symbol and valency सिर्फ सिंबल और वैलेंसी को हमें इनका ध्यान में रखना है अप टू 10th लेवल तो कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट में हम बात कर लेते हैं आयरन एटॉमिक नंबर 26 और इसका वैलेंसी होता है पहले हम लिखते हैं नेम सिंबल
एटॉमिक नंबर एंड वैलेंसी। ध्यान रखना है, फर्स्ट है आयरन, सिंबल होता है Fe, एटॉमिक नंबर 26 और इसका वैलेंसी होता है 2 और 3। नंबर 2 कॉपर 29, सिंबल है Cu, एटॉमिक नंबर 29, वैलेंसी 1। कॉपर के बाद हम बात कर लेते हैं जिंक, Zn 32, जिंक के बाद हम बात कर लेते हैं बेरिलियम, Be, बेरिलियम नहीं, बेरियम, Ba और इसका एटॉमिक नंबर है 38, वैलेंसी 2। बेरियम के बाद हमारे पास एक्स्ट्रा एलिमेंट है लेड, Pp, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 81 और इसका वैलेंसी 2। लेड के बाद हमारे पास एक और एलिमेंट जो तुम्हें ध्यान रखना है वो है सिल्वर, Ag 81। तो ये हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट थे जिनके सिंबल और वैलेंसी आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन से? आयरन, कॉपर, सिल्वर, लेड, बेरियम, जिंक, इनके बारे में हमने पढ़ा, इनकी भी हम हेल्प में लेने वाले हैं। उसके बाद हमारे पास सम कॉमन आयन जिनके सिंबल तुम्हें ध्यान में रखने हैं। हाइड्रोक्साइड आयन, OH माइनस, मीन्स चार्ज कितना रहेगा इस पे? -1। कार्बोनेट आयन, CO3 2 नेगेटिव। बाइकार्बोनेट आयन, HCO3 नेगेटिव। नाइट्रेट आयन, NO3 नेगेटिव। सल्फेट आयन, SO4 2 नेगेटिव। फॉस्फेट आयन, PO3 3 नेगेटिव। ध्यान रखना है, फॉस्फेट आयन गलत लिख दिया क्या? फॉस्फेट आयन PO3 2 नेगेटिव। तो ये हमारे पास कुछ आयन्स हैं जिनको हमें ध्यान रखना था। अब आयन्स के बाद अमोनियम आयन भी है, NH4+, ये अमोनियम आयन है। तो कुछ आयन्स थे, ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। कुछ सिंबल्स मैंने लिखे एलिमेंट्स के साथ, उसकी वैलेंसी भी बताई। मैंने कहा था कि वैलेंसी पे हम बात करने वाले हैं कि वैलेंसी क्या होता है। तो वैलेंसी से पहले
वैलेंस इलेक्ट्रॉन ध्यान रखना है। 9th क्लास में खूब अच्छे से हमने पढ़ा है, सिर्फ रिवीजन किया है हमने, थोड़ा सा आपके ध्यान में आ जाए और आपको प्रॉब्लम ना हो। आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखना है बेटा, क्या? आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम है, एटॉमिक नंबर 13 है, कॉन्फ़िगरेशन 283 है। ऑक्सीजन है, एटॉमिक नंबर 16 है, कॉन्फ़िगरेशन 286 है। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। अच्छे से ध्यान रखना है। आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन, लास्ट वाले सेल में, ये पहला सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, ये पहला सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, तो मोस्ट तो यही है, सबसे बाहर वाला सेल। उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। सबसे बाहर वाले सेल को क्या कहेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का पता चल गया स्टूडेंट्स। अब वैलेंसी क्या है? हमारे पास ये दोनों केमिकल स्पीसीज हैं, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन। बीच बीच में डिस्टरबेंस आ जाता है और आज तो बहुत डिस्टरबेंस रहा है। आ जाते हैं बाहर से लोग, बोल देते हैं ऐसे ही कुछ, तो इस बात के लिए खेद है। फिर से हम फोकस करते हैं, हमारा जो काम था उस काम पे हम ध्यान रखेंगे। क्या कह रहे थे हम कि दो केमिकल स्पीसीज हैं, एक एल्यूमिनियम और एक ऑक्सीजन। इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास है, एक मेटल है और एक नॉन मेटल है। तो ये बात हम 9th क्लास में अच्छे से पढ़ चुके थे कि हमने जो सिंबल्स सीखे उनके अंदर मेटल्स का हमें अच्छे से पता है, नॉन मेटल का भी हमें अच्छे से पता है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने पढ़ लिया। अब ये एल्यूमिनियम कंबाइन होना चाहता है ऑक्सीजन के साथ। टू केमिकल स्पीसीज कंबाइन टू ईच अदर। दो केमिकल स्पीसीज हैं, जैसे ये एल्यूमिनियम है, ये ऑक्सीजन है, ये एक दूसरे के साथ जुड़ना चाहते हैं। तो इनके बीच में कोई ना कोई एनर्जी काम कर रही है, बगैर एनर्जी के तो ये ज्वाइंट हो नहीं सकते। अब वो जो कैपेसिटी है, इनके जुड़ने की जो क्षमता है, उस क्षमता को हम क्या कहेंगे? वैलेंसी कहेंगे। ध्यान रहे बेटा, एल्यूमिनियम कंबाइन विद ऑक्सीजन, दैट कैपेसिटी, मतलब दो केमिकल स्पीसीज एक दूसरे से जुड़ना चाहते हैं, इनकी जुड़ने की जो क्षमता है उस क्षमता को हम क्या कहेंगे? वैलेंसी कहेंगे। क्या कहा मैंने? वैलेंसी। वैलेंसी क्या है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ टू केमिकल स्पीसीज। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ टू केमिकल स्पीसीज। दो केमिकल स्पीसीज हैं, जुड़ना चाहते हैं, और जिस क्षमता से जुड़ेंगे उसको हम कहेंगे वैलेंसी। ये आपको ध्यान में रखना है। अब मेटल की वैलेंसी कैसे निकलेगी और नॉन मेटल की वैलेंसी कैसे निकलेगी? तो मेटल की वैलेंसी क्या होती है? आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखना है, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन। मेटल की वैलेंसी, मेटल वैलेंसी। अगर हमें मेटल की वैलेंसी निकालनी है तो ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है? आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा वही मेटल की वैलेंसी होगी। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर सेल, उसको हम मेटल वैलेंसी कहेंगे। और अगर हमें नॉन मेटल की वैलेंसी निकालनी है, नॉन मेटल वैलेंसी, तो इसका रूल है 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कि 8 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देंगे तो हमारे पास नॉन मेटल का वैलेंसी आ जाएगा, एक्सेप्ट किसको छोड़ के? हाइड्रोजन एंड हीलियम। इस पे ये नहीं लगाएंगे, हाइड्रोजन एंड हीलियम। हीलियम का तो 0 होता है, पता ही है,
बट हाइड्रोजन का अगर वैलेंसी निकालना है तो इसका वैलेंसी होता है 2 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखना है, छोड़ के हाइड्रोजन और हीलियम को अगर नॉन मेटल का वैलेंसी निकालना है तो रूल है 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे एल्यूमिनियम मेटल था, एटॉमिक नंबर 13 है, कॉन्फ़िगरेशन 283 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, तो इसका वैलेंसी भी 3 है। ऑक्सीजन नॉन मेटल है, एटॉमिक नंबर 16 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 286 है, तो अब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, तो इसका वैलेंसी क्या आया 8 माइनस 6 2। इसका वैलेंसी क्या है 2। वन मोर एग्जांपल और देख लेते हैं हम, जैसे क्लोरीन है, एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फ़िगरेशन 287, तो इसका वैलेंसी क्या होगा 8 माइनस 7 1। तो ये था वैलेंसी। तो स्टूडेंट्स वैलेंसी को ध्यान में रखना है। इसी वैलेंसी की हेल्प से, आयन की हेल्प से, सिंबल्स की हेल्प से हम फार्मूला बनाना सीखेंगे, ताकि हमें केमिकल रिएक्शन बनाते समय प्रॉब्लम न रहे और हम आसानी से वो फार्मूले लिख पाए। तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा हम फोकस कर लेते हैं कि फार्मूले कैसे बनेंगे। जैसे हमारे पास बेरियम सल्फेट दिया गया है, बेरियम सल्फेट, और हमें इसका फार्मूला बनाना है। तो 9th क्लास में आपने पढ़ा था कि बेरियम का सिंबल Ba, सल्फेट का सिंबल SO4, इसका वैलेंसी 2, इसका वैलेंसी 2, प्लस माइनस कुछ लिखना नहीं है, और इसका हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, बोथ आर सेम, देन फार्मूला इज BaSO4। अगर ये वैलेंसी सेम है तो वन टाइम लिखना है, फार्मूला क्या होगा BaSO4। जैसे एल्यूमिनियम सल्फेट है, हमें फार्मूला लिखना है एल्यूमिनियम सल्फेट, तो एल्यूमिनियम का सिंबल Al, सल्फेट का सिंबल SO4, एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3, SO4 2, क्रॉस मल्टीप्लाई, देन फार्मूला क्या होगा Al2 SO4 थ्राइस। फार्मूला क्या रहेगा Al2 SO4 थ्राइस। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि हमें वैलेंसी किस प्रकार लिखना है। अब हम कह रहे थे ना कि हमने जो सिंबल लिखा, जैसे एल्यूमिनियम फॉस्फेट, एल्यूमिनियम फॉस्फेट का सिंबल हमें लिखना है एल्यूमिनियम फॉस्फेट, तो एल्यूमिनियम Al, फॉस्फेट होता है PO4, फॉस्फेट क्या होता है एल्यूमिनियम 3, ये 2, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये फार्मूला हो गया Al2 PO4 थ्राइस, Al2 PO4 थ्राइस। तो ये ठीक कर लेना, वहां पे जब हमने आयन लिखे थे वहां पे शायद हमने ऐसा कुछ लिख दिया था PO3 2 नेगेटिव, ये नहीं आएगा, ये रॉन्ग है। कह रहे थे ना कि कुछ गड़बड़ लिख दिया क्या, तो वो गड़बड़ ये था, यहाँ आएगा PO4 2 नेगेटिव। फॉस्फेट आयन का सिंबल क्या होता है PO4 2 नेगेटिव। इसको ठीक कर लेना, कई बार हो जाता है कैमरे के सामने हम काम कर रहे हैं तो कहीं पे अगर गलती हो जाए तो उसको थोड़ा बहुत ठीक भी कर लेना, ठीक है। इतना तो हम पढ़ चुके हैं पीछे, तो ये ठीक कर लेना, ये गड़बड़ था, मैंने कहा भी था ना कि गड़बड़ लिख दिया कुछ, तो वो गड़बड़ हमारे सामने आ गया, ये आएगा। तो ये थे फार्मूले कि किस प्रकार हम बनाएंगे और इन फार्मूलों की हेल्प से किस प्रकार हम केमिकल रिएक्शन लिख सकते हैं। तो आज की क्लास में केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट का पता किया, केमिकल इक्वेशन क्या होता है वो पता किया, उसके बाद कुछ सिंबल्स हमने सीखे एलिमेंट के, कुछ आयंस के, फिर हमने वैलेंसी के बारे में भी हमने कुछ सीखा, वैलेंसी की हेल्प से फार्मूले बनाने भी हमने सीखे। तो इसका आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में हम बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस के बारे में, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। आज की क्लास को ध्यान से सुनने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।